हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आयोग द्वारा यानी कि जो राधा कृष्णन आयोग है, राधा कृष्णन जो कमीशन है, उसके द्वारा जो भी सिफारिशें और सुझाव दिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ राधा कृष्णन आयोग के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें आयोग के जो सुझाव हैं और जो इसकी सिफारिशें हैं वो क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब भी आपको इसमें बीएड में असाइनमेंट बनाने के लिए आएगा तो आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं वो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आयोग के सुझाव और सिफारिशें, ठीक है, इससे पहले आप थोड़ा बहुत जो है राधा कृष्णन आयोग को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा पेजेस में असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये जो है असाइनमेंट आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का समकालीन भारत और शिक्षा के अंदर का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 2 के अंतर्गत ये आता है। इससे पहले आप जो है थोड़ा बहुत और लिखना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं राधा कृष्णन आयोग को। उसके ऊपर हमने अपना प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे आयोग के सुझाव और सिफारिशें कि आखिर क्या क्या सुझाव और सिफारिशें राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी आप इसे बोल सकते हैं उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है वो विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसमें क्या है कि आजादी के पश्चात हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी में परिवर्तन हुआ है, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। अतः अब उन्हें राजनीतिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालयों के लिए जो है सुझाव है या फिर उनसे सिफारिशें की गई हैं कि जो है आजादी के बाद हमारे जब देश में आर्थिक क्षेत्र में भी जो है परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं, तो हमें ऐसे ही व्यक्तियों का निर्माण करना है या फिर हमें उन्हें इस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करवानी है जो कि उन्हें राजनीतिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने या फिर नेतृत्व करने की क्षमता उनको अंदर ला सके। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है विश्वविद्यालयों को प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की खोज कर सकने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए जो कि अच्छी तरीके से जो भी प्रजातंत्र हमारा देश को जो आगे बढ़ाने वाला तंत्र पूरा चलता है उसको आगे बढ़ाने या फिर उसके लिए जो भी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करने और ज्ञान की नए नए नॉलेज की खोज करने वाले ऐसे विद्यार्थियों की जो है रचना करनी है, ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है, ये विश्वविद्यालय का काम है। थर्ड पॉइंट इसमें है कि विश्वविद्यालय को दूरदर्शी, बुद्धिमान और साहस वाले व्यक्तियों को जन्म देना चाहिए। ठीक है, हम जिस तरह विश्वविद्यालयों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे जो छात्र हैं वो दूरदर्शी हो सके, बुद्धिमान हो सके और साहस वाले व्यक्ति हो सके। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को जो है कर सकते हैं, इस तरीके का माइंड सेट जिनके अंदर हो, साहसी व्यक्ति हो, उस तरीके के व्यक्तियों की यहाँ पर उस तरह के व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए। फोर्थ जो इसमें पॉइंट है, विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विरासत को अपनाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। जो हमारी राष्ट्र की विरासत है उनको जो अपना सकें ऐसे लोगों को तैयार करना है। ठीक है, ताकि वो देश को आगे बढ़ाने का भी काम कर सके। सेकेंड पॉइंट है शिक्षक वर्ग के लिए है, किस तरीके के शिक्षक होने चाहिए। तो विश्वविद्यालय को क्या है, शिक्षकों के लिए किस तरीके के सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं विश्वविद्यालय द्वारा। तो विश्वविद्यालय के समीप शिक्षकों के निवास स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जहां भी जो भी टीचर पढ़ाता है उसी के आसपास में ही उसे रहने का या निवास करने का स्थान प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उसे ज्यादा दूर ना हो उसके लिए। ठीक है, स्कूल आना जाना ये चीजें। सेकंड है शिक्षकों को अध्ययन के लिए अवकाश दिया जाना चाहिए। यहाँ पे अध्ययन के लिए जो है एक बार में जो है 1 वर्ष का, ठीक है, और 3 वर्ष का आधे वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। तो कभी कभार जो है शिक्षकों को अध्ययन के लिए भी अवकाश दिया जाना चाहिए। थर्ड इसमें पॉइंट है शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक जो है शिक्षण कार्य नहीं दिया जाएगा, यानी कि
18 घंटे तक ही वो पीरियड्स ले सकते हैं, जितना भी उनका टोटल एक सप्ताह में होता है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षकों को 60 वर्ष की अवस्था में अपने पदों से अवकाश दिया जाना चाहिए, यानी कि 60 साल पूरे होने पर ही उन्हें रिटायरमेंट मिलना चाहिए। ये भी एक शिक्षकों के लिए जो है सुझाव या सजेशन हम इसे बोल सकते हैं, शिक्षक वर्ग के लिए दिए गए हैं। थर्ड है यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया है कि जो शिक्षण का स्तर है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है विश्वविद्यालय में परीक्षा दिवसों को छोड़कर, ठीक है, जो परीक्षा के दिवस होते हैं उनको छोड़कर एक साल में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एग्जाम डेज को छोड़कर इसकी बात की गई है, बाकी जितने भी दिन क्लासेस चलेंगी तो वो टोटल जो है 180 दिन की या 180 डेज की होनी चाहिए। सेकेंड है विश्वविद्यालयों में 3000 और उससे संबद्ध विद्यालय कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। ये जो है शिक्षण का स्तर के अंदर रखा गया है कि कितने छात्रों को कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी कॉलेज पढ़ा सकता है। थर्ड है शिक्षकों के व्याख्यान परिश्रम और सावधानी से तैयार किए जाने चाहिए। और फोर्थ है परीक्षाओं का स्तर ऊंचा उठाने का यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, और भी हैं इसमें पॉइंट्स। ठीक है, आप चाहे तो उन्हें भी लिख सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट है वो पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। राधाकृष्णन आयोग ने जो सुझाव दिए हैं पाठ्यक्रम के ऊपर, तो वो क्या है, इसमें जो फर्स्ट है वो है स्नातकोत्तर की जो उपाधि है, जो पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि होती है, ठीक है, वो स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात और ऑनर्स कोर्स के 1 वर्ष पश्चात दी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है डिग्रीज के ऊपर बात कर दी गई है कि पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की जो उपाधि है मिलती है वो स्नातक के 2 वर्ष पश्चात मिलनी चाहिए, या फिर जो ऑनर्स कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, उनको उसके 1 वर्ष पश्चात ही वो दी जानी चाहिए। सेकंड है स्नातक उपाधि 3 वर्ष के पश्चात दी जानी चाहिए, क्योंकि जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है 3 साल का ही होता है। थर्ड जो है इसमें पॉइंट है वो है विश्वविद्यालय में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस में वही लोग जाते हैं जो 12 वर्ष की शिक्षा यानी कि 12th पास हो। ठीक है, तो यानी कि जिन्होंने 12 वर्ष की शिक्षा जिन्होंने पूरी कर ली है अपनी, उन्हीं को जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया है जिसके ऊपर इन्होंने सुझाव दिए हैं राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, वह है शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो इसमें है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इसमें है विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के संपर्क में रखने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बनाए रखना चाहिए। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वह उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय पर छात्रों को 3 भाषाओं की जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन कौन सी भाषाएं, फर्स्ट है उसमें मातृभाषा, ठीक है, जो हमारी प्रादेशिक भाषा होती है वही हमारी मातृभाषा जो हम सबसे पहले सीखते हैं। सेकेंड है हिंदी या संघीय भाषा जो हमारे संघ द्वारा दी गई भाषा है, जिसका उपयोग हम जो है मतलब सारे ऑफिशियल वर्क जिस भाषा में होते हैं वो। और थर्ड है अंग्रेजी। ठीक है, तो इन 3 भाषाओं का नॉलेज जो है दिया जाना चाहिए उच्चतर माध्यमिक या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे थे वो राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा जो भी सुझाव या सिफारिशें दी गई हैं उनके ऊपर थे। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।